हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। आप सभी का पुनः classes.vinitachauhan.com में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे हम कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब आज मैं आपको 51 से लेकर 100 तक नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम बेस्ड है। एग्जाम के राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पर आधारित जो प्रश्न है वही मैं आपको दे रही हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि राजस्थान में एग्जाम का लेवल किस प्रकार का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम। ये हमारा 2019 एमलीब एंट्रेंस एग्जाम का पेपर मैं आपको करा रही हूँ। तो आपका बैचलर लेवल का आरपीएससी के लिए भी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर करवा रही हूँ। चलिए ठीक है, हम देखते हैं बच्चों। 51 क्वेश्चन है हमारा, सीडी रोम पर डीडीसी किस नाम से जानी जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि सीडी रोम पर डीडीसी जो है उसको हम मानते हैं, पहले मैं आंसर बताती हूँ आपको, देन फिर मैं आपको इसको डिस्कस करेंगे। सीडी रोम पर डीवी मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक ड्यूई। बच्चों, जो 29 जुलाई 1988 का दिन था वो डीडीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कौन सा दिन था? 29 जुलाई 1988 का दिन डीडीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उस दिन ओसीएलसी ने डीडीसी के फॉरेस्ट प्रेस को, मतलब कि 1988 से पहले डीडीसी के प्रकाशन पब्लिकेशन की जिम्मेदारी थी फॉरेस्ट प्रेस की। उससे पहले थी लेक प्लेस क्लब की, शुरुआत की थी डीडीसी के प्रकाशन की लेक प्लेस क्लब ने। देन फॉरेस्ट प्रेस ने 1988 में ये जिम्मेदारी ले ली थी। ओसीएलसी ने डीडीसी के फॉरेस्ट प्रेस को ओसीएलसी का पार्ट बना दिया था और इसी दिन डीडीसी के सारे टेक्स्ट को मैसाचुसेट्स के एक फर्म को कंप्यूटर टेप में बनाने का कार्य दे दिया था कि जितने भी डीडीसी के क्लास नंबर है उनको कंप्यूटर टेप में तैयार करेगी मैसाचुसेट्स की एक फर्म को। 1988 में ओसीएलसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रोराल ब्राउन। उनकी देखरेख में ये कार्य शुरू किया गया था। यानी कि 1988 में ओसीएलसी के प्रेसिडेंट कौन थे? रोराल ब्राउन। उन्हीं की देखरेख में जो डीडीसी का कंप्यूटराइजेशन का काम था वो शुरू किया गया था। ये रोराल ब्राउन कौन थे? ओसीएलसी के अध्यक्ष। ओसीएलसी के क्या थे ये? अध्यक्ष। और उन्होंने ही मैसाचुसेट्स की एक फर्म को डीडीसी के नंबर को कंप्यूटराइज करने का आदेश दे दिया था। ठीक है बच्चों, 1991 में डीडीसी के एडिटर जेपी कामरोमी की सडन डेथ हो गई थी। 1991 में जेपी कामरोमी डीडीसी के एडिटर थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। 1993 को जॉन एस मिशेली को एडिटर के लिए 1993 में हायर किया और उन्होंने 1993 में आपका डीवी फॉर विंडोज इलेक्ट्रॉनिक डीवी या सीडी रोम पर डीवी को प्रकाशित किया था। तो 1993 में ये प्रकाशित हुई और उन्होंने ही इसको 8 लाइब्रेरी पे सबसे पहले ट्राई किया इन्होंने, जो आपकी अमेरिका की 8 लाइब्रेरीज में ट्रायल करने के बाद उन्होंने 1993 में आपकी इलेक्ट्रॉनिक डीवी प्रकाशन में आई थी। चलिए बच्चों, हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय बजट की तैयारी को किस रूप में जाना जाता है? पहला है निष्पादन बजट, विस्तृत रूप में बजट, शून्य आधारित बजट, पीपीबीएस बजट। इसको हम विस्तृत रूप में बजट इसको लाइन बाय लाइन बजट कह सकते हैं, निष्पादन को परफॉर्मेंस कह सकते हैं। ये है आपका जेडबीबी जीरो बेस्ड बजट और ये है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। अब बच्चों सबसे पहले मैं आंसर बताती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। पूर्व वर्ष के बजट को ध्यान में नहीं रखना और नया तैयार करना है, यानी पूरे वर्ष को क्या मानना है हमने? जीरो। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कई बार। आपके बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो इन दो से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर जब हम पिछले साल के खर्चों को शून्य मान लेते हैं, नया वर्ष है, नया मिशन है, नया विजन है, कुछ नया करेंगे, तो ये कहलाता है आपका शून्य आधारित बजट, या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों?
ZBB। ZBB यानी जीरो बेस्ड बजटिंग कब बना है ये? 1970 में। किसने बनाया है? पीटर फेयोर ने। ठीक है, पीटर फेयोर ने। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका पीपीबीएस। पीपीबीएस की फुल फॉर्म आप नोट डाउन करिए, मैं बोल रही हूं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, सिस्टम। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, सिस्टम। कब बनाया बच्चों ये? 1961 में। किसने बनाया है? यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ नेवी या डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अगर इसका आंसर आता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ नेवी, दैट इज ऑल्सो राइट, एंड डीओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, ये दो प्रश्न आपसे बजट के बहुत पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर बजट की 6 पद्धतियां हैं, इनको आप नोट डाउन करिए, जिनमें से 3 है आपकी बजट का अनुमान लगाने की पद्धति और 3 है बजट बनाने की पद्धति। बजट का अनुमान लगाने की पद्धति और बजट बनाने की पद्धति में फर्क क्या है? बजट का अनुमान लगाने की जो पहली पद्धति है उसको हम बोलते हैं लमसम, या हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल या आनुपातिक बजट। लमसम, मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी संभाल रही हूं, तो मेरे अगर डिपार्टमेंट का कुल बजट आया है 1 लाख और मुझे लाइब्रेरी के लिए दे दिए गए 10,000, तो ये कहलाता है आपका लमसम बजट। मतलब लमसम कुछ एक बजट हमें दे दिया है। ठीक है, दूसरा जो बजट होता है बच्चों, वो दूसरा बजट होता है, वो होता है हमारा कुछ आनुपातिक, यानी कुछ परसेंट आपको बजट के रूप में प्रदान किया जाता है। तीसरा जो बजट होता है हमारा, बजट का अनुमान लगाने की विधि को अगर हम देखते हैं, तो जो बजट का अनुमान लगाने की या बजट बनाने की विधि में अगर हम जाते हैं, तो जो हमारा तीसरा बजट है वो एक कुछ मतलब आपका जो कुछ परसेंटेज है जो पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए प्रदान किया जाता है, ये बजट बनाने की जो विधि है, अनुमान लगाने की विधि है, ये पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए बेस्ट होती है कि आपको कुछ आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बजट प्रदान किया जाए। अब बजट बनाने की विधि में सबसे पहला है लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन में क्या है? पिछले साल के जितने भी खर्चे हुए हैं उनको लाइन बाय लाइन लिख लिया जाता है। पिछले साल के जितने भी खर्चे हैं उनको लाइन प्रति लाइन लिख लेते हैं और उन खर्चों में 5 से 10% तक की वृद्धि ये मान के कर ली जाती है कि नया वर्ष है तो खर्चे बढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए पिछले वर्षों पर आधारित बजट कौन सा है, तो बच्चों कौन सा आएगा? लाइन बाय लाइन, या इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लाइन प्रति लाइन। लाइन प्रति लाइन बजट में लचीलापन बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। पिछले साल के खर्चों को आगे ध्यान में रखकर ही हमें बजट बनाना है, तो इसका संशोधित स्वरूप आया, वो आया आपका प्रोग्राम बजट। इसमें एक एक खर्चे को नहीं देखकर हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बजट तैयार करते हैं। प्रोग्राम बजट लाइन बाय लाइन बजट से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप एक एक खर्चा जो आपने लिखा उसके बजाय आप कुछ एक मोटी उसमें खर्चा कर सकते हो। प्रोग्राम के बाद में तीसरा जो बजट आया, जो तीसरा बजट आया था, वो बजट आया था आपका परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस जो बजट है, ये परफॉर्मेंस बजट क्या है? अच्छा, मैं प्रोग्राम बजट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। प्रोग्राम बजट कब शुरू हुआ था? 1940 में। लिख लीजिए बच्चों, प्रोग्राम बजट को शुरू किया गया था 1940 में। और किसने शुरू किया था? हॉवर कमीशन ने। हॉवर कमीशन ने इसको शुरू किया था, HOOVER। हॉवर कमीशन ने 1940 में इसको शुरू किया था और 1949 में 40 में आया और गवर्नमेंट ने इसको कब अपनाया था? 1949 में। कौन से बजट को? प्रोग्राम बजट को। प्रोग्राम बजट 40 में आया, हॉवर कमीशन लाए और 1949 में सरकार ने इस प्रोग्राम बजट को अपनाया था, जिसमें कि निश्चित प्रोग्राम के अनुसार पैसा दिया जाता है। प्रोग्राम के बाद इसके 10 वर्ष बाद, यानी कि लगभग 1950 में आपका आया है परफॉर्मेंस बजट।
परफॉर्मेंस बजट आपकी संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर आधारित होता है। ठीक है, ये बजट बनाने की तकनीक बहुत अच्छी या बेहतरीन नहीं थी। 1961 में आया फिर हमारा PPBS, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। क्या था 1961 में? PPBS। एंड 1970 में आया हमारा कौन सा बजट आया बच्चों? ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए ईयर वाइज तो 1940 में कौन सा आया अपना? प्रोग्राम बजट। 50 में कौन सा आया? परफॉर्मेंस। 61 में कौन सा आया? PPBS। एंड ZBB का ईयर क्या है? 1970। लगभग 10 वर्ष का फर्क है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्रिय प्रलेखन को निम्न में से क्या कहा जाता है? सक्रिय यानी जो क्रिया से युक्त हो वो कहलाता है सक्रिय, मीन्स एक्टिव वर्क। सक्रिय प्रलेखन जिसमें कोई ना कोई क्रिया है, कोई कार्य है, तो इसका आंसर होगा प्रलेखन कार्य। सक्रिय प्रलेखन को क्या कहा जाता है? ना तो ये सेवा है, ना तो ये प्रायोगिक है। डॉक्यूमेंटेशन का प्रायोगिक या प्रैक्टिकल रूप से आप नहीं कर रहे हो, कार्यक्रम नहीं कर रहे हो, दैट इज ये है आपकी कोई क्रिया। सक्रिय प्रलेखन यानी कि कोई ना कोई एक्टिव वर्क है जो क्रिया युक्त है, तो इसका आंसर होगा प्रलेखन कार्य या डॉक्यूमेंटेशन वर्क। चौवन है आपका CDS IS किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है पास्कल भाषा में। CDS IS क्या है? ये एक आपका लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। ये आपका 2019 दिसंबर में RSSB में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ CDS IS, ठीक है। और ऑप्शन में चारों में से कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं था। नोट डाउन करिए, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस / कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। वहां पर दोबारा भी सर्विस लिखा था, जबकि ये क्या था? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कब आया है बच्चों ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये आया है 1985 में, 1985 में। किसने बनाया है CDS IS सॉफ्टवेयर को? यूनेस्को ने। ये लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, यूनेस्को ने बनाया है, 1985 में आया है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जब बना था तो इसको 3 भाषाओं में बनाया था यूनेस्को ने, इंग्लिश, अरेबिक एंड फ्रेंच। 3 भाषाएं जो जिसमें इसको तैयार किया था वो थी आपकी इंग्लिश, अरेबिक एंड फ्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ILA बुलेटिन है। ILA बुलेटिन क्या है? ILA बुलेटिन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की एक ऐसी पत्रिका है जो ILA के सदस्यों को निशुल्क रूप से भेजी जाती है। ILA बुलेटिन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की एक ऐसी मासिक पत्रिका है जो ILA के सदस्यों को निशुल्क रूप से भेजी जाती है। अब प्रश्न कैसे आता है? ILA बुलेटिन क्या है? मासिक। ILA बुलेटिन, ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ILA के सदस्यों को निशुल्क रूप से भेजी जाने वाली पत्रिका कौन सी है? ILA बुलेटिन। और ILA की अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ILA की आधिकारिक पत्रिका कौन सी है और उसकी अवधि क्या है, तो ILA की आधिकारिक पत्रिका जो है वो है ILA की आधिकारिक जिला, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है।
और ये जिला का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? 1965 से। और ये क्या है बच्चों? जिला है त्रैमासिक या हम इसको बोलेंगे क्वार्टरली पत्रिका। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है आईएलए की आधिकारिक पत्रिका का नाम बताइए और उसकी अवधि या उसके प्रकाशन अवधि का नाम बताइए। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स कहां से प्रकाशित होती है? तो ये किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है, ये प्रकाशित होती है आपकी यूके या लंदन से। ठीक है, कब से प्रकाशित हो रही है? किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स आपकी प्रकाशित हो रही है 1931 से। और इसमें क्या है? इसमें वर्ल्ड की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सूचना है। ठीक है, अब ये है क्या? ये भी बच्चों पूछते हैं। किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट है, ये क्या है? एक न्यूज डाइजेस्ट। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? एक न्यूज डाइजेस्ट है। और कहां से प्रकाशित होती है? लंदन से प्रकाशित होती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली। ये मंथली प्रकाशित होती है। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहां से प्रकाशित होती है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूके। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूके के द्वारा ये प्रकाशित होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीसी में साहित्य मुख्य वर्ग का व्यक्तित्व पक्ष सूत्र P3। अब सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है साहित्य मुख्य वर्ग का फॉर्मूला क्या है? P, नोट डाउन कर लीजिए, P2, P3, P4। मैंने कितने कॉमा लगाए हैं? एक कॉमा P के बाद, दूसरा कॉमा P3 के बाद, यानी कि P2 और P3 के बीच में कोई भी कॉमा नहीं है। P क्या होता है? P होती है किसी भी साहित्य की भाषा। P2 क्या होता है? साहित्य का रूप। P3 क्या होता है? लेखक पक्ष। और P4 क्या होता है? कृति पक्ष। ये पूछा जाता है। ओ लिटरेचर मेन क्लास का पहली बात फॉर्मूला। P कहां से आएगा? जैसे हिंदी साहित्य आपका, तो हिंदी साहित्य में आप लिखोगे O152। ये तो आपकी क्या है? मेन क्लास। और ये क्या है बच्चों? P1। P1 को जैसा मैंने आपको बताया कि रंगनाथन P1 को नहीं लिखते थे। P1 यानी कि ये किसका नंबर हो गया? ये नंबर हो गया हमारा हिंदी का। ठीक है, अगर मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद की कोई कविता है तो कविता का नंबर है 1, तो ये क्या हो गया? P2। और P2 क्या है अपनी? P2 है हमारी रूप, यानी कि साहित्य का रूप क्या है? कविता है। अब अगर मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए हैं, मान लीजिए 1884 में, तो हम उसको देंगे M84। M84 है। अब देखिए ये P2 है और ये है आपका P3। P2 और P3 के बीच कोई कॉमा नहीं लगेगा। देन P4। P4 में कृति मान लेते हैं हम कि ये जो मुंशी प्रेमचंद जी की कविता है ये दूसरी। बच्चों अगर पहली कविता होती तो हम 1 नहीं लिखते। रंगनाथन ने कहा पहला एडिशन हो या पहली कविता हो या यहाँ पर P1 हो, 1 को आपको नहीं लिखना है, तो ये हमारा इस तरीके से नंबर बनेगा। कृति संख्या जो है, कृति संख्या का फॉर्मूला है, मैं इसको आपको समझा दूंगी क्योंकि ये पूछा जाता है, तो मैं आपको इसको बोर्ड पर ही समझा सकती हूँ। तो ये मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बनाकर बता दूंगी। आदेश की एकता से क्या अभिप्राय है? ये है यूनिटी ऑफ कमांड। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ कमांड। आपको यूनिटी ऑफ कमांड से ध्यान आ गया होगा। ये इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हेनरी फ्योल से। हेनरी फ्योल के कौन से सिद्धांत थे? 14 प्रिंसिपल या हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत से संबंध है यूनिटी ऑफ कमांड का। अब जब यूनिटी ऑफ कमांड है, सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होना, बिल्कुल।
श्रेणी के अनुसार नहीं, श्रेणी के अनुसार हो जाएगा तो यूनिटी ऑफ कमांड कैसे होगी? सारी शक्ति सभी व्यक्तियों में भी, ये भी वही हो गया विभाजन, उपयुक्त सभी भी नहीं है। तो इसका आंसर है जब पूरा जितना भी संस्था का आदेश देने का कार्य है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है तो वो कहलाती है यूनिटी ऑफ कमांड। AACR 2 किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1978 में। 1 कब आई थी? 1967 में। 2 कब आई? 78 में। AACR 2R, AACR AACR 2R, यानी कि इसका R मतलब रिवाइज्ड एडिशन कब आया? 1988 में। वर्तमान में हम किसका प्रयोग करते हैं? AACR 2R का, रिवाइज्ड एडिशन का प्रयोग करते हैं। AACR 1 किस पर आधारित थी? ICCP 1961 पेरिस पर आधारित थी आपकी AACR 1। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल 1961 में आयोजित हुई, पेरिस में आयोजित हुई। उसके आधार पर आपकी बनी AACR 1। रिवाइज्ड एडिशन आया 78 में 2। AACR 1 में एंग्लो अंग्रेजी और ब्रिटिश दो देश के कंट्री के एसोसिएशन ने मिलकर AACR 1 को बनाया था। बाकी सभी में तो उन सबकी सहमति बन गई थी, लेकिन पीरियोडिकल या सामयिक प्रकाशनों की एंट्री के लिए दोनों में लड़ाई थी। तो 1978 में AACR 2 में इसको समाप्त करके एक अंतरराष्ट्रीय सूची संहिता का निर्माण किया गया था। किस पीढ़ी के CPU के लिए IC के साथ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप सभी जानते हो, कंप्यूटर के सभी बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी में VLSI और पांचवी पीढ़ी में ULSI। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा का प्रयोग किया गया, वो अल्ट्रा लार्ज इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कंप्यूटर से संबंधी जो पहली पीढ़ी थी वो आई थी आपकी 1942 से 54 में। दूसरी पीढ़ी आई थी 52 से 64 में। तीसरी 64 से 72 में। चौथी 72 से 90 में। और जो पांचवी पीढ़ी है उसको बोलते हैं 1990 से लेकर आज तक। 1990 से टिल डेट आज तक है वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये दोनों जो कंप्यूटर हैं ये माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर थे। चलिए नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर का पद दिया था 1965 में। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है। 1965 में रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर का पद प्रदान किया गया था। निम्न में से किस सेवा के अंतर्गत प्रलेख प्रोफाइल तथा उपयोगिता प्रोफाइल का मिलान किया जाता है? संदर्भ सेवा, SDI, CAS ग्रंथपरक सेवा, इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफिक सर्विस। ठीक है, ये है रेफरेंस सर्विस। ये है आपकी SDI है, ये है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन, ये जो आपको C दिख रहा है दैट इज करंट अवेयरनेस सर्विस। तो बच्चों प्रलेख प्रोफाइल और पाठक प्रोफाइल ये है आपकी HP लुहान द्वारा निर्मित SDI का पार्ट। इसका आंसर है B। जो पाठक की प्रोफाइल और
प्रलेख की प्रोफाइल कंप्यूटर में तैयार की जाती है और उनका मिलान किया जाता है, वो किया जाता है चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा में। ये संदर्भ सेवा का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमें अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, प्रलेख प्रोफाइल पर या उपयोक्ता प्रोफाइल या प्रोफाइल्स का मिलान करना या फीडबैक भेजना किस सेवा से संबंधित है। तो ये एसडीआई के 7 चरण हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है प्रलेख की प्रोफाइल, दूसरा है पाठक की प्रोफाइल, तीसरा है प्रोफाइल का मिलान, चौथा है अधिसूचना भेजना, फिर पांचवा है फीडबैक लेना या पाठकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना, फिर छठा है कि आपका फीडबैक के अकॉर्डिंग प्रोफाइल का संशोधन करना, और सातवां है पाठक की इच्छा का समाधान करना। ये कुल मिला के 7 चरण होते हैं आपके एसडीआई के। सीसी के 6वें चरण में कौन सा दशा संबंध, इसका मतलब होता है बायस, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंस, इसका मतलब है कंपैरिजन। कौन से दशा संबंध नहीं पाया जाता, ये तीनों पाए जाते हैं। दशा संबंध के 5 प्रकार हैं, जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस एंड इन्फ्लुएंस। तो यानी कि सभी हैं तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 जो हैं दशा संबंध, उसका वर्णन किया है सीसी के 6 और 6 प्रीप्रिंट में भी, लेकिन 7वें में दशा संबंध की जो संख्या थी वो आपकी एक टूल फेज रिलेशन और जुड़ गया था। इसको हमने 2nd एडिशन में यूज किया था लेकिन बाद में हटा दिया था। तो ये टूल फेज रिलेशन है, ठीक है, इसका प्रयोग किया था 7वें एडिशन में, और इसके लिए जो यूज किया था उन्होंने शब्द का, जिसका यूज किया था योजक चिन्ह का, वो था एम्पर्स, ये वाला एम्परसेंड का। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट, संगठनात्मक संरचना, यानी कि किसी भी संगठन की संरचना क्या है। जब भी आप कोई, हमने अगर मान लीजिए आप कोई प्लान कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसकी संरचना तैयार कराते हो, वो कहलाता है उसका ब्लूप्रिंट। तो संरचना का ब्लूप्रिंट, संगठनात्मक संरचना है ब्लूप्रिंट। ना तो ये मॉड्यूलर बिल्डिंग है, ना बिल्डिंग की संरचना है, ना अधिकार सत्ता का प्रत्यायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मॉड्यूलर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की प्लानिंग से संबंधित है। बिल्डिंग की संरचना इज नॉट रिलेटेड विद संगठनात्मक संरचना में तो जितनी भी आपके संगठन की आप कार्रवाई करेंगे, ये लाइब्रेरी की अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया ब्लूप्रिंट होता है। तो आंसर है आपका ए, संरचना का ब्लूप्रिंट। निम्नलिखित में से कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप है। आंतरिक, मान लीजिए ये मेरी सूची है ना, ठीक है, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर की ये मेरी सूची है। अब इसमें मैं अगर मेन एंट्री बनाती हूं, मेन एंट्री में मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की किताब है तो मैं यहां पर बना रही हूं 2, और लाइब्रेरी साइंस की 2020 की किताब है तो 2 अक्षर की जगह छोड़ के मैंने लिख दिया T20। तो ये कौन सी सूची है, वर्गीकृत। जो आपको ये कार्ड दिख रहा है, ये क्या है, इसका जो कार्ड दिख रहा है वो कौन सा भाग है, बाहरी। और जो मैंने ये लिखा है 2, ये कौन सा भाग है, आंतरिक। ठीक है, तो वर्गीकृत सूची तो है, शब्दकोशीय सूची। मान लीजिए मैंने अब दूसरा कार्ड बनाया और वो मैंने बनाया है डॉक्टर SR रंगनाथन से, ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन। तो ये रंगनाथन SR, ये कौन सा, ये क्या है, रंगनाथन क्या है, शब्द। अगर मान लीजिए यहां पर मैं लिखती रंगनाथन की जो किताब है वो है कोलन क्लासिफिकेशन, यहां मैं कोलन क्लासिफिकेशन, ये भी शब्द है। तो कौन सा सूची का आंतरिक स्वरूप है, सभी। आंतरिक स्वरूप में सभी आएंगे। अगर मान लीजिए यहां पर होता पत्रक सूची, यहां पर होता आपका रजिस्टर सूची, यहां पर आता आपका शीफ सूची, तो वो कौन से स्वरूप होते, आंतरिक स्वरूप, सॉरी बाहरी स्वरूप, वो होते आपके बाहरी स्वरूप। और जो ये दिख रहे हैं आपको, ये कौन से स्वरूप है, आपके आंतरिक स्वरूप। समझ गए होंगे, बाहरी यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, और आंतरिक जो हम लिखेंगे दैट इज इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इजी है, लेकिन कभी भी किसी भी वर्गीकरण पद्धति के बारे में पूछ लेते हैं ये। नेक्स्ट है 66वां, डीडीसी का 19वां संस्करण किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? यहां पर है तो आंसर आएगा लगभग परिगणनात्मक। अगर यहां पर होता थी तो यह आंसर क्या होता? परिगणनात्मक पद्धति। डीडीसी जब बनी थी तो मूल रूप से वो कैसी वर्गीकरण पद्धति थी? परिगणनात्मक। परिगणनात्मक यानी ज्ञान जगत के भूतकाल के, वर्तमान समय के एंड भविष्य के, यानी पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट के जितने भी सब्जेक्ट है उनके नंबर हमने दे दिए तो वो कहलाती है परिगणनात्मक। अब अगर मान लीजिए नंबर हमने दे दिए लेकिन उसमें कुछ कुछ जोड़ने का प्रावधान है तो वो है लगभग परिगणनात्मक। अगर आपने लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति वो होती है उसमें ज्यादातर नंबर जो है वो जोड़ जोड़ के बनाने, विभिन्न पक्षों के द्वारा बनाने, और पक्षात्मक में पूर्णतया ही आपका एक भी क्लास नंबर विदाउट कनेक्टिंग या विदाउट सिंथेसाइजिंग आपका क्लास नंबर नहीं बनेगा, वो होती है पक्षात्मक पद्धति। तो डीडीसी का वर्तमान संस्करण है, ये है ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, ये है enumerative, ये है almost faceted and this one is faceted, या हम इसको freely faceted भी बोल सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट है आपका हैग किसका मुख्यालय है? हैग किसका मुख्यालय है? ALA का तो नहीं है, LA का भी नहीं है, ये यूके में है, और जबकि हैग कहाँ है? नीदरलैंड में। आइजलिक भी नहीं है, आइजलिक तो कलकत्ता में। तो हैग मुख्यालय है इफला का। हैग मुख्यालय है वो किसका है बच्चों? इफला का। इफला की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 सितंबर 1927 में, ठीक है। और इसका नीदरलैंड की राजधानी हैग में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। नीदरलैंड की राजधानी जो है उसमें इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। इफला का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। जब ये बना था तो इसका नाम था इंटरनेशनल IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ये जितने भी पुस्तकालय के संघ थे उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक संघ था। पुस्तकालय संघों का महासंघ या अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय संघ था। अब इसमें कौन व्यक्ति, इसमें जितने भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर, स्टूडेंट और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एसोसिएशन पार्ट ले सकते थे। इसमें 1976 में ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, 1976 में इसमें क्या शब्द और जोड़ दिया गया? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन शब्द और जोड़ गया। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन and institution, and institution is also in present time of IFLA name, ठीक है। अब ये नीदरलैंड की राजधानी हेग में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, और भारत जो है वो 1957 में IFLA का सदस्य। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि भारत IFLA का सदस्य कब बना था? तो 1957 में इंडिया IFLA की मेंबरशिप उसने ली थी। चलिए बच्चों, अनुक्रमणीकरण सेवा निम्न में से किसका एक भाग है? प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है फोटो कॉपी। SDI का मैंने अभी बताया आपको, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। CAS है करंट अवेयरनेस सर्विस। प्रलेखन है डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। अब ये डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? स्पेशल लाइब्रेरी में प्रदान की जाती है ज्यादातर ये सेवा, या स्पेशल व्यक्तियों को, रिसर्च स्कॉलर है या टीचर है या सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या साइंटिस्ट को डॉक्यूमेंटेशन सर्विस देता है। कौन देता है? लाइब्रेरी। क्या देता है? डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड बिब्लियोग्राफी सर्विसेज शामिल है। बिब्लियोग्राफी। तो अनुक्रमणीकरण क्या है? अनुक्रमणीकरण इंडेक्सिंग को कहते हैं। तो ये किसका
पार्ट हो गई प्रलेखन सेवा का। अनुक्रमणीकरण के अंतर्गत प्रलेखन में इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग बिब्लियोग्राफी सर्विस है, दैट्स व्हाई इंडेक्सिंग सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? कोलन क्लासिफिकेशन का छठा एडिशन जो है वो है मुक्त पक्षात्मक, फ्रीली फैसेटेड। और अगर मान लीजिए इसका सातवां एडिशन है वो क्या है? पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक, फुली फ्रीली फैसेटेड। ये मैंने आपको भी समझाया है। यूडीसी है आपकी, वो है लगभग पक्षात्मक, ये है आपकी यूडीसी। शुद्ध पक्षात्मक या पूर्णतया पक्षात्मक ये कुछ नहीं होती है, शुद्ध पक्षात्मक कुछ नहीं होती। शुद्ध पक्षात्मक है वो आपकी RIC राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को मानते हैं नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे मानते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये दोनों की दोनों पूर्णतया परिगणनात्मक या फुली एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत आती है। अवधारणात्मक कौशल किससे संबंधित है? तो बच्चों ये अवधारणात्मक कौशल क्या है? ये एक प्रकार की कला है। अवधारणात्मक कौशल क्या है? ये एक प्रकार की कला है, कौशल है जो कि आपके संगठन या आपकी लाइब्रेरी को अच्छे से चलाने के लिए काम में ली जाती है, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? उच्च प्रबंधकों की। तो अवधारणात्मक कौशल का संबंध जो है वो है उच्च प्रबंधकों से। अगर आपसे आ जाए कि कुछ ऑपरेशनल या कुछ क्रियाशील कार्य आ जाए तो वो मध्य प्रबंधकों के अंतर्गत आएगा। और पर्यवेक्षक क्या होता है? जो सुपरविजन करेंगे, तो वो सुपरविजन प्रबंधकों से संबंधित जो कार्य हैं वो सारे आएंगे आपके पर्यवेक्षक प्रबंधकों से। तो अवधारणात्मक जहां कौशल की बात आ गई तो वो दैट इज रिलेटेड विद आपके टॉप लेवल के या टॉप मैनेजमेंट। ये मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, दैट इज पर्यवेक्षक प्रबंध। टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। जो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं उनमें पहला स्तर कौन सा होता है? टॉप। दूसरा कौन सा होता है? मिडिल, ये पूछा जाता है बच्चों प्रश्न। और तीसरा क्या है? ऑपरेशनल। कभी कभी पूछता है प्रबंध के 3 स्तर है, टॉप, मिडिल एंड, तो अब हमें लिखना होगा ऑपरेशनल प्रबंधक। नेक्स्ट है बच्चों, जब कोई प्रकाशक पुस्तक में सूची प्रविष्ट स्वयं करता है, मान लीजिए रंगानाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन निकाली और उन्होंने उसका जो कैटलॉग कार्ड है जब प्रकाशक खुद ही बना देता है, वो प्रकाशक को दे दिया, जब लिखी उन्होंने तो उसके साथ साथ उसकी कैटलॉगिंग भी कर दी। उससे क्या होता था? ये जो प्रकाशनांतर्गत सूचीकरण की प्रक्रिया है ये शुरू की गई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। इससे क्या है, अगर आपने किताब जो लेखक लिख रहा है उसने ही एक सूची भी बनाकर दे दी तो उससे जितने भी व्यक्ति उसका सूचीकरण करेंगे, जितने भी लाइब्रेरियन, वो सब उसी एक आधार पर होगी। तो ये जब प्रकाशक ने अगर कोई सूची किताब में प्रविष्ट कर दी है तो वो क्या कहलाता है? प्रकाशांतर्गत सूचीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। इंग्लिश में ये क्या है बच्चों? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप और नोट करिए। डॉक्टर रंगनाथन ने इसके लिए एक शब्द दिया था और वो क्या था? प्री। ये आर नहीं है, पी है, PRE, प्री नेटल। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये। कैटलॉगिंग, प्री नेटल कैटलॉगिंग शब्द किसने दिया था? रंगनाथन ने। किसके लिए दिया था? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक भाषा बोलचाल की भाषा, कोडांतरित या कोड से या मशीन से या प्रोग्रामिंग से नहीं है। जो प्राकृतिक भाषा है उसका अर्थ है सामान्य बोलचाल की भाषा, नेचुरल लैंग्वेज। तो ये है आपकी सामान्य बोलचाल भाषा। आइटलिस का पूरा नाम क्या है? जो हमारा 72 क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो ये आइटलिस का पूरा नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंडियन
एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो कहाँ दिख रहा है हमें? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये टेक्निकल है, इंटरनेशनल नहीं है, इंडियन ही है ये। अब ये कब बना था? 1969 में पंजाब में इसका गठन किया गया था, आइटलिस का, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस बसीरुद्दीन। डॉक्टर एस बसीरुद्दीन। ठीक है। और इसके प्रथम सचिव कौन थे? जनरल सेक्रेटरी। जो इसके प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे वो थे पीएन कौला। एंड इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर जगतार सिंह। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जगतार सिंह। नवंबर 2008 से हैं। नवंबर 2008 से डॉक्टर जगतार सिंह इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किस सेवा के अंतर्गत उपभोक्ता प्रोफाइल? देखिए ये एग्जाम का पेपर है और ये फिर से एसडीआई का दूसरा क्वेश्चन आ गया। जैसे आपका जो पुस्तक चयन के थे वो 2 क्वेश्चन थे। अब ये देखिए एसडीआई, मैंने अभी आपको बताया सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है आपका हर एग्जाम में। किस सेवा के अंतर्गत उपभोक्ता प्रोफाइल? आंसर है एसडीआई। इसके मैं अभी 7 चरण आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति से क्या तात्पर्य है? इसको इंग्लिश में समझाना आसान रहता है। एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन स्कीम। एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन स्कीम। एनालिटिको यानी जब भी कोई आप क्लास नंबर बना रहे हो तो सबसे पहले विषय का आप क्या कर रहे हो? विश्लेषण। उसके बाद विषय के विभिन्न पक्षों को ढूंढने के बाद विभिन्न योजक चिन्हों के द्वारा आप क्या कर रहे हो? संश्लेषण। यानी कि आपका कोई बना बनाया क्लास नंबर नहीं है, बना बनाया नंबर नहीं है। तो एनालिटिको सिंथेसिस क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मुक्त पक्षात्मक। जैसे मान लीजिए अगर आप नंबर बना रहे हो वर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, वर्ड की लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर है 2 और वर्ड का नंबर है 11। ये है आपकी मेन क्लास और ये है आपकी पर्सनालिटी। ये क्या किया हमने? यहां तक जो हमने क्या किया? ये हमने किया विश्लेषण। अब हमने इनके विभिन्न योजक चिन्ह ढूंढे 2, 1, 1। ये क्या थी? मेन क्लास। और ये क्या थी? आपकी पर्सनालिटी। मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी को किससे जोड़ा जाता है? विदाउट एनी कनेक्टिंग सिंबल। मेन क्लास के साथ पर्सनालिटी कभी भी किसी कनेक्टिंग सिंबल से नहीं जोड़ी जाती, विदाउट एनी कनेक्टिंग सिंबल। तो इसलिए अब आप ये क्या हो गया? ये जब हमने जोड़ा, इसमें 2 में 11 को जोड़ा, तो ये क्या किया? संश्लेषण। संश्लेषण यानी जोड़ना। तो वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति वो वर्गीकरण पद्धति होती है जिसमें पहले से बने बनाए क्लास नंबर नहीं होते। किसी भी विषय के विभिन्न पक्षों का पहले विश्लेषण करना होता है और फिर विभिन्न योजक चिन्हों के द्वारा उन्हें जोड़ना या संश्लेषण करना होता है। ये पद्धति होती है मुक्त पक्षात्मक। और वैश्लेषी संश्लेषण वर्गीकरण पद्धति है दैट इज सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। ZBB जीरो बेस्ड। अभी बजट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने आपको 6 प्रकार के बजट भी बताए थे और तभी मैंने आपको बताया था कि ये बना था 1970 में, पीटर फियोर ने बनाया था। अनामक कृति। अनामक यानी कि जिसका नाम ही ना हो। लिखा हुआ है आपकी जो किताब है उसका शीर्षक है सांझ की यादें, ठीक है। अब सांझ की यादें हैं लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन ने लिखी है। पब्लिशर दे दिया मान लो उसका
कि आपका पब्लिशर रावत पब्लिकेशन दे दिया, आपका बाकी सब दे दिया, ये भी दे दिया कि ये सांझ की यादें हैं, ये कविता है, ये साहित्य की कृति है, बट किसने लिखी है वो नहीं है। अब आप क्या करोगे, जो अनामक कृति होती है, जो अनामक कृति होती है उसको हम लिखते हैं अज्ञात लेखत्व कृति। उसका तात्पर्य है मतलब अज्ञात है, हमें लेखक का नाम ही ज्ञात नहीं है, लेखत्व किसने किया है ये हमें ज्ञात ही नहीं है, तो अनामक कृति होती है वो कहलाती है अज्ञात लेखत्व। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एंट्री किसमें की जाती है, तो इसकी एंट्री फिर टाइटल से करेंगे भाई। जब हमें लेखक का नाम ही नहीं पता तो अनामक कृतियों को टाइटल के अंतर्गत हम एंटर करते हैं। पुस्तकालय संघ यूके की स्थापना कब हुई थी? पुस्तकालय संघ यूके हम सभी जानते हैं ये बना था 1877 में। जो आपका यूके का पुस्तकालय संघ है इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1877 में। कहाँ स्थापना हुई थी? लिखा ही हुआ है ऊपर, यूके में, ठीक है। एक ब्रुसेल्स में सेमिनार का आयोजन किया गया था 5 अक्टूबर 1877 को, ठीक है। उसका नाम क्या था? सेमिनार का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ लाइब्रेरियंस। ये इसका जो पहला नाम था, जब 1877 में ये बना था तब इसका नाम था एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। पहले इसका नाम क्या था 1877 में? एसोसिएशन ऑफ द, ये नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादातर किताबों में नहीं मिलता, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 1877 में ये बना, तब इसका नाम था। 1896 में इसको क्या कह दिया? लाइब्रेरी एसोसिएशन, सॉरी लाइब्रेरी LA, लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका नाम पड़ गया 1877 में, ठीक है बच्चों। अब ये 1877 के बाद में 1896 में इसका नाम पड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इसका फिर से नाम चेंज हुआ 2002 में। 2002 में इसका नाम क्या हो गया है? CILIP, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ये नाम हो गया है इसका 2002 के अंतर्गत परिवर्तित होके, यानी कि 5 अक्टूबर 1877 को जब ये बना तो इसका नाम क्या था? लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। 1896 में नाम बदलकर क्या हो गया? लाइब्रेरी एसोसिएशन। 2002 में इसका नाम क्या हो गया? CILIP। कब हुआ था ये? अप्रैल 2002 में, ठीक है स्टूडेंट। इसको दो संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया था, एक तो अपना LA जो कि 1877 में बना था, और दूसरा जो हमारा इंस्टीट्यूट था वो हमारा इंस्टीट्यूट था IIB, इंस्टीट्यूट ऑफ IIS, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। क्या नाम था इसका? IIS, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ये कब बना था? 1958 में। और इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया था? CILIP। कब बना था ये? 2002 में, ठीक है बच्चों। तो पहले आपका सबसे पहले 1877 से, फिर उसके बाद 1896 एंड देन 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वव्यापी खोज सेवा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस। किस प्रकार की सेवा है? देखिए बच्चों, ना तो ये CDS है, ना तो ये SDI है, ना तो ये निर्देशपरक संदर्भ सेवा है। यह है अनुक्रियाशील सेवा, ठीक है। अनुक्रियाशील इसको बोलते हैं एंटीसिपेंट सर्च या पश्चदर्शी सर्च जो होती है, इसको बोलते हैं पश्चदर्शी सर्च भी बोलते हैं। अब ये क्या है? रिस्पॉन्सिव सर्विस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिव सर्विस। यानी कि अनुकूल प्रतिक्रिया करने वाली, इसका मतलब क्या है? अनुकूल प्रतिक्रिया करने वाली सेवा। और ये कौन सी? एंटीसिपेंट, यानी जो
अतीत की या पुनः को देखते हुए जो खोज की जाती है, अतीत को या पुराने उसको देखकर खोज की जाती है, दैट इज कॉल्ड अनुक्रियाशील सेवा। नेक्स्ट है बच्चों, सीसी की प्रथम संस्करण का प्रकाशक कौन था? ठीक है, सीसी का प्रथम एडिशन कब आया था? 1933 में। प्रकाशक थे एशिया पब्लिशिंग हाउस। और किसके तत्वाधान में? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के निर्देशन में एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद में शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट बना था 1961 में। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1963 में। उसके बाद रंगनाथन के जितने भी प्रकाशन हैं वो कर रहा है सीरियल्स। शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सरलेस इसको बोलते हैं। ये इसके प्रकाशन कर रहा है जब 1961 में डॉक्टर रंगनाथन ने 1 लाख रुपए का दान देकर इस संस्था की स्थापना की थी। 63 में इसे रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद रंगनाथन के सारे प्रकाशनों को सरलेस के द्वारा प्रकाशित किया गया। शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट है बच्चों, पत्रिकाओं के प्रदर्शन एवं संग्रह हेतु निधानी एवं निधानी, पत्रिकाएं क्या है? पीरियोडिकल्स, उनको प्रदर्शन करना है या आपको संग्रह करना है तो पुस्तक ट्रे में तो पुस्तक रखी जाएगी, पत्रिकाओं का काम ही नहीं है। ग्रंथागार, आंसर है आपका ग्रंथागार। बुक रेस्ट तो होता है, मान लीजिए आपकी जो बुक रेस्ट है वो बुक को हल्का सा टेढ़ा करके रखने के लिए काम आता है, और बुक होल्डर होता है वो बुक को सीधा करने के लिए काम आता है। जब आपकी बहुत सारी किताबें नहीं है तो बुक होल्डर के द्वारा आप उन किताबों को एकदम सीधा करके हम रख सकते हैं। तो ये है आपका, इसका आंसर है ग्रंथागार। पत्रिकाओं के प्रदर्शन के लिए जो और संग्रह के लिए निधानी और निधानी का समूह, दैट इज ग्रंथागार। नेक्स्ट है आईसीसीपी, हमने कभी बताया था आपको, आईसीसीपी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पूछा जाता है आपका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स, 1961 पेरिस में आयोजित हुई और इस पर आधारित थी आपकी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट है बच्चों फोर्ट्रोन, ये फोर्ट्रोन है। फोर्ट्रोन किसके लिए है? फोर्ट्रोन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इंग्लिश में है, इसको आप याद करना आसान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए जो है ये फोर्ट्रोन है। इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था आईबीएम टीम ने, और आईबीएम टीम के जॉन बेकस के द्वारा 1957 में। ये जो है बहुत प्राचीन भाषाओं में मानी जाती है। 1957 में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया। इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्यों है? क्योंकि ये मैथ के फॉर्मूला कोड को ट्रांसलेट करने हेतु इसको डिजाइन किया गया था। तो फोर्ट्रोन किसके लिए? फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग की गई भाषा है। यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है बच्चों, यूनेस्को का जो गठन किया गया था वो किया गया था 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, लेकिन यूनेस्को की जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 4 नवंबर 1946 को। अब आपका यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 जब इसकी मान्यता मिली तभी मानी जाती है। इसका यूनेस्को का मुख्य स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बिल्डिंग पीस इन द माइंड ऑफ मैन एंड वुमेन। अगर आप यूनेस्को की वेबसाइट जाकर भी देखेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य या कोटेशन है या इसका वाक्य है, आदर्श वाक्य, तो वो है बिल्डिंग पीस इन द माइंड ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिलाओं के मस्तिष्क में शांति को, यानी शांति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका 1946। इसके अध्यादेश पर हस्ताक्षर हुए थे 4 नवंबर 1946 को। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
किस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम भी लूंगी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, पहली बार प्रकाशित हुआ था 1768 से 1771 में। तो आंसर, क्योंकि शुरू हो गई थी 1768 से 71 में, पहली बार ये प्रकाशित किया गया। कहां प्रकाशित किया गया था? ईडनबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इससे प्रश्न हर बार आता है। ईडनबर्ग स्कॉटलैंड में इसका प्रकाशन किया गया। कितने वॉल्यूम में था ये? 3 वॉल्यूम में। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 वॉल्यूम में चलता रहा। ठीक है, उसके बाद में इसका जो नवा एडिशन आया, वो 9th एडिशन, इसका कौन सा एडिशन कहलाता है? स्कॉलरी एडिशन। स्कॉलरी एडिशन अगर आपसे पूछा जाए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा था, तो वो इसका एडिशन था। नवा एडिशन इज कॉल्ड स्कॉलरी एडिशन। 15वां एडिशन से ये 3 पार्ट में हो गया। 15वें एडिशन से इसके कितने पार्ट हो गए? 3। पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था माइक्रोपीडिया। माइक्रोपीडिया के कितने वॉल्यूम थे? 12। दूसरा पार्ट क्या था? मैक्रोपीडिया। इसके कितने पार्ट थे? 17। तीसरा पार्ट क्या था इसका? प्रोपीडिया। प्रोपीडिया, प्रोपीडिया कितने भाग थे प्रोपीडिया के? 1। अब 12, 17 और 1 को आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? कितने वॉल्यूम हो गए इसके? 32 वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन कितने वॉल्यूम में आया था? 3 में। सेकंड कितने वॉल्यूम का था? 10 वॉल्यूम का था। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड से लेकर अब फिर इसका जब 20वां वॉल्यूम आया, दूसरा एडिशन था 10 वॉल्यूम का, और जब इसका 20वां एडिशन आया था तो 20वां एडिशन था इसका, सॉरी 4th एडिशन था, वो था 4th एडिशन था, वो 20 वॉल्यूम का था। 4th एडिशन 20 वॉल्यूम का था। अब उसके बाद 9th मैंने बताया कि 9th था वो इसका स्कॉलरी एडिशन था। 15वें एडिशन में इसके 3 भाग हो गए, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया एंड प्रोपीडिया। माइक्रोपीडिया में 12, मैक्रोपीडिया में 17 और प्रोपीडिया में 1 वॉल्यूम था। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोपीडिया में किसकी सूचना दी जाती है? शॉर्ट आर्टिकल्स की, जो कितने वर्ड्स? शॉर्ट आर्टिकल जो कि 750 वर्ड से कम के होंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कौन आपकी रेडी रेफरेंस सर्विस दे सकता है, दैट इज माइक्रोपीडिया। अब जो मैक्रोपीडिया है वो बड़ी या विस्तृत सूचना देता है, जो 2 पेज से लेकर 310 पेज तक की हो सकती है। प्रोपीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की रूपरेखा। ये क्या प्रदान करता है आपको? ज्ञान की रूपरेखा, या जिसको हम बोलते हैं आउटलाइन ऑफ नॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड पार्ट किससे संबंधित है, तो दैट इज रिलेटेड विथ आउटलाइन ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसका जो पहला एडिशन है 1 से लेकर 6 तक जो एडिशन है वो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा पब्लिश किए गए, प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा, जैसे एंड्रयू बेल, कॉलिन कॉन्स्टेबल आदि। 7 से 9 है वो किए थे इसके प्रकाशन A&C ब्लैक, A&C ब्लैक के द्वारा। 10 है उसको किया था अमेरिकन बिजनेस ने। फिर उसके बाद में इसका पहली बार जो 15वां एडिशन आया, जो 15वां एडिशन आया इसको प्रकाशित किया था आपके एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इनकॉर्पोरेशन। 15वें एडिशन को प्रकाशित किया गया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इनकॉर्पोरेशन। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इनकॉर्पोरेशन के द्वारा इसका 15वां एडिशन प्रकाशित किया गया है। वर्तमान समय में ये कितने भाग में है? जब ये 15 एडिशन 4 भाग में था, लेकिन वर्तमान समय में ये कितने भाग में है बच्चों? वर्तमान समय में ये 4 भाग में है। पहला भाग है माइक्रोपीडिया, दूसरा भाग है मैक्रोपीडिया, तीसरा है प्रोपीडिया और चौथा है इंडेक्स।
इंडेक्स में कितने वॉल्यूम है? इंडेक्स में वॉल्यूम है 2। इंडेक्स में कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। तो कुल मिला के अभी ये कितने वॉल्यूम का हो गया है? 32। और पहले ये कितने वॉल्यूम का था? 30 वॉल्यूम का। 2010 तक ये प्रिंट वर्जन में आया। इसका लास्ट प्रिंट वर्जन जो आया वो आया 2010। ये भी पूछा जाता है 2010 तक इसका अंतिम मुद्रित संस्करण आया और 2012 से ये ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है। इसका अभी आपको मुद्रित संस्करण उपलब्ध नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए लास्ट मुद्रित संस्करण कब आया? 2010 में। लेकिन 2010 से 12 तक मुद्रित जो था वही चलता रहा। 2012 में पहली बार इसका डिजिटल या आपका कंप्यूटराइज फॉर्म में ये आया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वजनिक और निजी समय रंगानाथन ने, ठीक है, पब्लिक एंड पर्सनल टाइम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? आंसर होगा आपका रंगानाथन। इसको याद कर लीजिएगा, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने दिए हैं? प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं आपके हेनरी फियोल ने। नेक्स्ट है, आईसीसीपी का पूरा नाम क्या है? कई बार मैं बता चुकी हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। कैटलॉगिंग यानी कि इसका आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सहायक संग्रहण मीडिया नहीं है? मतलब मेन मेमोरी कौन ऐसी है जो कि मेन मेमोरी है, आपकी सहायक संग्रहण मीडिया नहीं है? आंसर है मुख्य स्मृति। फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय डिस्क, कैसेट, ये सभी की सभी सहायक संग्रहण मीडिया या सहायक आपकी जो मेमोरी है, लेकिन बाकी जो मुख्य है मेन मेमोरी है, दैट इज इसका आंसर होगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन में कब बनी थी? 1800 में बनी थी आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसको वर्ल्ड की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के अंतर्गत माना जाता है और ये विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लाइब्रेरी भी है। इसके अभी जो डायरेक्टर हैं वो हैं कार्ला हेडन। अभी इसके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के डायरेक्टर हैं, ये महिला हैं, वो कौन है? कार्ला हेडन। ठीक है बच्चों, कब बनी है ये बनी है 2016 में। किसने नियुक्त किया है इनको? बराक ओबामा के टाइम से ये इनकी एक खास बात और है, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की एकमात्र महिला अध्यक्ष है, प्रथम तथा एकमात्र महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दैट इज कालरा हेडसन, महिला अध्यक्ष। इनकी एक और खास वो है, ये क्या है? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन है। ये फर्स्ट महिला है जो अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब काले जो अमेरिकन होते हैं वो हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? जो प्राथमिक सूचना से स्रोतों को संग्रहित, संगठित, सुव्यवस्थित करके, और आपकी सेकेंडरी सोर्स, तो सारकरण पत्रिका जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो तो तभी बनाओगे ना जब कोई सूचना होगी, तभी तो उसका सार, जब मूवी आएगी तभी तो सार बनाओगे। एनसाइक्लोपीडिया हमेशा सेकेंडरी सोर्स होता है, कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता। एंड डिक्शनरी इज ऑलवेज कम्स इन सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आंसर है पेटेंट। पेटेंट प्राथमिक स्रोत होता है, वो पेटेंट के आवेदनकर्ता को तब प्रदान किया जाता है जबकि वो किसी नाम, किसी भी संस्था के नाम, या किसी पौधे को भी हम पेटेंट करा सकते हैं या किसी प्रोडक्ट को भी पेटेंट करा सकते हैं। 1970 से पेटेंट देना शुरू हुआ है, इसका ऑफिस नागपुर में है। एंड पेटेंट ऑलवेज कम्स इन प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पूछा जाता है कब आया, इसका ऑफिस कहाँ है? नागपुर में। निम्न में सीसी में रिक्त स्थान विधि, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पंक्ति में ग्राहक। देखो बच्चों, मेन क्लास होती है 2, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। अब इसमें अगर आ जाते हैं आप 2, 3, ये क्या हो गया? पक्ष।
ये क्या थी? मेन क्लास। पक्ष 2, 3, इसमें कौन सा पक्ष आ गया? पर्सनालिटी। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कॉलेज की लाइब्रेरी तो नंबर बनेगा 2, 3, 3। ये क्या हो गई? पंक्ति। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहां पर हमने 2, 3, 3 में या 2 में, अगर मान लीजिए यहां पर 2, 3, 3 है, 2, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं, 9 नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेज की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, बिजनेस लाइब्रेरी के अलावा अगर कोई लाइब्रेरी आ जाती है तो हम उसको किस में रखेंगे? 9 नंबर जो खाली है। तो अगर आपकी पंक्ति में ग्राह्यता की हमें जरूरत है, उसके लिए हम किसका विधि प्रयोग करते हैं? रिक्त स्थान विधि या एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किया जाता है। भविष्य में आने वाले नए विषयों को ग्राह्यता यानी उनका वेलकम करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए, उनको उनके उचित स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए रिक्त स्थान विधि का प्रयोग किया जाता है। नम्यता वैकल्प ये नहीं है। MIS का पूरा नाम क्या है? MIS क्या है? MIS है एक कंप्यूटर के द्वारा मैनेजमेंट की, यानी कि डेटा या सूचना को एकत्रित कर, एनालाइज कर और डिसीजन मेकिंग में सहायता करती है। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये रिसेंटली या करंट इंफॉर्मेशन की तकनीक है जो कंप्यूटर के द्वारा डेटा का संग्रहण, विश्लेषण और नीति निर्धारण और डिसीजन लेने में सहायता करती है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का प्रथम संस्करण सभी जानते हैं 1934 में आया। नेक्स्ट है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VDU। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपकी जो, अब आप डेस्कटॉप पे बैठते हो तो क्या करते हो? डेस्कटॉप पे अगर हम बैठते हैं तो जो आपकी डिस्प्ले यूनिट है उससे हमें क्या होता है? डेटा को क्या करते हैं? डिस्प्ले, मतलब हम डेटा को प्राप्त करते हैं या निर्गत करने के लिए। निवेश तो इनपुट हो गया और ये हो गया आउटपुट, यानी जो भी हमारा डेटा है उसको आउटपुट या उसको डिस्प्ले या उसको देखने के लिए यूज किया जाता है डिस्प्ले यूनिट का। आपकी चाहे मोबाइल की है या कंप्यूटर की है या लैपटॉप की, डिस्प्ले यूनिट इज यूज्ड फॉर डेटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका नेशनल लाइब्रेरी के भारत के प्रथम। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी थी 1948 में। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय भारत की लाइब्रेरी का नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन ने स्थापना की थी इंपीरियल लाइब्रेरी की। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे वो थे KM असदुल्ला। कौन थे बच्चों? KM असदुल्ला। जब आजाद हुआ देश तो KM असदुल्ला पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तान चले गए और 1948 में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो 1948 में भारत में जो प्रथम लाइब्रेरियन बनाया गया था वो था BS केशवन को। BS केशवन को 2 बार हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का लाइब्रेरियन चुना गया है। ठीक है, इनको फादर ऑफ INB भी कहा जाता है। BS केशवन को फादर ऑफ, ये पद्मश्री भी थे, फादर ऑफ INB क्यों कहते हैं? क्योंकि INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कब शुरू हुई थी बच्चों? 1957 से। ठीक है, उस समय में हमारे जो लाइब्रेरियन थे वो थे BS केशवन, दैट्स व्हाई इनको कहा जाता है फादर ऑफ INB। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फैक्ट्स ऑन फाइल की आवधिकता क्या है? तो ये जो आपकी फैक्ट्स ऑन फाइल है, इस पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो फैक्ट्स ऑन फाइल है ये है आपकी, सबसे पहला तो मैं इसका आंसर बता दूं, ये है वीकली। अब ये क्या है? ये है वीकली डाइजेस्ट है। फैक्ट्स ऑन फाइल है, आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या है? वीकली डाइजेस्ट है। फैक्ट्स ऑन फाइल इज अ वीकली डाइजेस्ट है। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें वर्ल्ड की पूरी जो इवेंट्स है, करंट इवेंट्स हैं, उनकी जानकारी दी गई होती है। फैक्ट्स ऑन फाइल के द्वारा वर्ल्ड की जानकारी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका CCP साहित्य मुख्य वर्ग में P4 मैंने आपको अभी बताया। P4 क्या है? आपका कृति संख्या। इसका कृति संख्या का एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है, अगर किसी लेखक की 8 ही कृति है तो पहली कृति को नहीं लिखेंगे, दूसरी को 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। नवीं कृति आते ही ये पहले ग्रुप की पहली कृति मानी जाती है। नवीं कृति आते ही नवीं को हम दूसरे ग्रुप की पहली कृति यानी 21वीं देते हैं। 21 से लेके आपकी क्या आ जाएगी 21, 22, 23 सॉरी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर 17वीं कृति आते ही उसको हम बोलेंगे तीसरे ग्रुप की पहली कृति। ये इसका फॉर्मूला होता है जो बच्चों मैं आपको बोर्ड पर ही समझा सकती हूँ। नेक्स्ट है पुस्तकालय को प्रलेख उपयोक्ता एवं कर्मचारी। रंगनाथन ने क्या कहा था लाइब्रेरी को ट्रिनिटी ऑफ क्या थी पुस्तक पाठक और कर्मचारी। पुस्तक पाठक और कर्मचारी की ये ट्रिनेत्री थी। तो आंसर है इसका पुस्तक। और किसने कहा है ट्रिनिटी ऑफ लाइब्रेरी? ये रंगनाथन ने कहा है। ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपका बहुत टाइम ले लिया, हालांकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। चलिए फिर हम मिलते रहेंगे। आपके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके सभी के आज तो परमिशन लेटर भी आ गए हैं, आपको सेंटर भी अलॉट हो गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को जारी रखिए, किसी भी प्रकार की टेंशन लिए बिना अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप आराम से अच्छे से खुश होकर तैयारी करिए और एग्जाम देने जाइए। बहुत टाइम हो गया, एग्जाम हो ही जाना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड मिलते हैं फिर हम जल्दी ही।